हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 13, 27, 55 क्वेश्चन मार्क और 223, 447। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात हमको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यह असेंडिंग आर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए 13 से 27 बड़ी संख्या, 27 से बड़ी संख्या 55, 55 से बड़ी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ठीक है, और इससे बड़ी संख्या क्या आएगी आपका 223 है, और 223 से बड़ी संख्या क्या है 447। तो आप इस प्रश्न का जवाब देख करके राइट आंसर कर सकते थे। देख करके राइट आंसर कर सकते थे। कैसे? ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन डी होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन डी केवल होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, पहली संख्या 13 है, 13 से बड़ी संख्या 27 आ रही है, 27 से बड़ी संख्या 55। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी इस बीच में संख्या आएगी 55 से बड़ी और 223 से छोटी आएगी। तो वह एक ही संख्या है, ऑप्शन डी का 111 है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी 111। और कैसे इसको लॉजिक से भी करके देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। लेकिन मेरी बातों का आप लोग ध्यान देंगे तो कई दफ़ा आपको ऐसा होगा कि आप लोग ओरली सवाल को करके हल करके निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि सीरीज देखिए असेंडिंग आर्डर में कि डिसेंडिंग आर्डर में, तो हमने बोला कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग ये देखिए, मान लीजिए ऑप्शन ऐसा नहीं होता, चारों ऑप्शन में ऐसी संख्याएं होती जो 55 और 223 के बीच होती, तो हम कैसे करते हैं? पहली बात तो क्लियर है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते क्रम में। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जो लास्ट वाली संख्या है पहली संख्या का कितने गुना है, या पहली संख्या से बहुत ज़्यादा बड़ी है क्या, 20 गुना से ज़्यादा है क्या। जो लास्ट वाली संख्या है पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है क्या। तो बिल्कुल, अगर मैं 13 का 20 गुना कर दूंगा तो 13 दूना 26, 260 आएगा ना। आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाली अंतिम संख्या है वह पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब भी लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा होता है, उस केस में उस सीरीज में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और सम हो रहा होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 13 में अगर हम क्या करें, 13 से 27 बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 27 जो है ना 13 का डबल के आसपास है कि नहीं। यही तो सोचेंगे ना। तो कुछ नहीं करते हैं, 13 में हम क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 दूना 26 आ गया, लेकिन वहाँ 27 है तो कोई बात नहीं, एक मैं ऐड कर ले रहा हूँ तो 27 आ गया। पुनः 27 से अगर 55 की बात करें तो 55 भी 27 के डबल के आसपास है कि नहीं। तो 27 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में एक ऐड करेंगे तो 55। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, पहले इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद +1 हो रहा है। अगली बार भी मैंने यही किया, इंटू 2 का मल्टीप्लाई हुआ, +1 हुआ, तो अगली बार भी तो यही होगा डियर ना। इसमें 55 में भी तो 2 का मल्टीप्लाई अगली बार होगा और +1 ऐड करेंगे तो 55 दूना 110। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 111। ठीक है, अब देखिए पुनः अगली बार जब 111 में क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 111 दूना कितना हो जाएगा 222, और एक ऐड करेंगे तो 223। पुनः अगली बार भी क्या होगा, 223 में 2 का मल्टीप्लाई और +1 करने पे 447 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 200 जब हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 446 आएगा, और एक ऐड करेंगे तो 447। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमें लास्ट में भी देखना है ना कि इंटू 2 + 1 ही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि बस 2 जगह हुआ तो मैंने 55 के बाद तीसरी जगह भी कर दिया। इस प्रक्रिया को लास्ट तक चलना चाहिए, है कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह PTR R 38 से संबंधित है उसी तरह बताना है IM के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हमें बताना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो अप्रोच क्या होता है करने का, जो भी 2 पेयर के संख्याएं शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर 2 पेयर की संख्याएं क्या हैं, तो आप बोलिएगा PTR और R 38 है। इसमें संख्या भी है और अल्फाबेट है। ठीक है,
तो जो संबंध PTR-R38 में लग रहा होगा, जो संबंध, जो लॉजिक लग रहा होगा, सेम लॉजिक सेम संबंध हम लोग IMK और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो PTR से R38 बन रहा है, यानी अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि P से R38 बन रहा है PTR से। ठीक है, तो अगर हम P को पहले पकड़े, P को देखें, P को देख रहे हैं तो P से R को देख के एक बार रिलेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बात आप ध्यान से देखेंगे तो IMK को जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिखा गया है ना, सारे ऑप्शन में जो पहला है आपका अक्षर है, पहला आपका लेटर है और दूसरा क्या है, अंक है। पहला लेटर और दूसरा अंक का पेयर है, यानी इतना तो क्लियर है कि जो पहला P लेटर है ना वो R से संबंधित होगा। इतना तो क्लियर हो गया हमको, क्योंकि देखिए सवाल करते वक्त थोड़ा ऑप्शन को भी आप लोग ऑब्जर्व करिए, ये जरूरी बहुत होता है। ठीक है, तो P से R कैसे हो सकता है, अगर P के प्लेस वैल्यू में 2 ऐड कर देंगे तो R आ जाता है, PQR, क्योंकि P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, R का 18, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। अब देखिए TR बच गया, इसको 38 लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है TR को 38 कैसे लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू का देख लेते हैं क्या चक्कर चल रहा है, प्लेस वैल्यू का तो सम तो नहीं है ना। तो T और R के प्लेस वैल्यू की बात करें तो T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और R का प्लेस वैल्यू 18 होता है। इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 10, 30, 38 आ जाएगा। यानी हुआ क्या कि पहला जो अक्षर है P, उसमें +2 करके उसके प्लेस वैल्यू में R किया गया और रिमेनिंग जो 2 लेटर बच रहे हैं उनके प्लेस वैल्यू का सम करके कोड किया गया, 38 लिखा गया। तो सेम प्रक्रिया IMK में भी होना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। I में क्या करेंगे, जब हम +2 करेंगे तो I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, K का। ठीक है, पुनः M और K के प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है ना, और K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 11 होता है। इनका सम कर लेंगे तो 13, 11 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, यानी क्या आ जाएगा, K24 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, और K24 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए बेहद इजी सवाल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको उल्टे क्रम में लिख करके हमको दे दिए हैं। तो ये तो कक्षा 2 का बच्चा भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा तब दिक्कत होता, तब टाइम लगता, दिक्कत भी नहीं होता, टाइम लगता जब ये क्या किए होते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को ये उल्टे क्रम में नहीं लिखे होते, तो हमको लिखना पड़ता और समझना पड़ता कि 13वां अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अब इसमें हम सिंपली देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 13वां अक्षर बोला है तो लेफ्ट से, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, ये नहीं बोला है कि लेफ्ट से या राइट से, बाएं से दाएं से कभी बोला नहीं है ना क्वेश्चन में कि बाएं से 13वां अक्षर, ऐसा नहीं बोला है ना, या दाएं से 13वां अक्षर। तो जब भी क्वेश्चन में क्लियर ना हो कि बाएं से बोल रहा है कि दाएं से, तो हमेशा आप लोग बाएं से सॉल्व कीजिए। किधर से, बाएं से, हमेशा बाएं से प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाएं से 13वां ले लेते हैं तो आपका क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि जो N है ना वो 13वां अक्षर है। ठीक है, और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अब 13 ये हो गया तो 25 और आगे तक चलते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो B आपका क्या आ गया, तो 25वां अक्षर आ गया। अब इनके बीच में ही हमें बताना है कि इनके बीच का कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इनके बीच में तो ही हमको बताना है ना। हाँ, तो इनके बीच का बताना है, तो इनके बीच में कितने अक्षर है उनको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, यानी कि क्या होगा, 11 का मतलब 5 एक तरफ होगा, 5 एक तरफ होगा बीच वाला, तो यानी कि छठा इधर से होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा मिडिल टर्म। H क्या आ जाएगा, इनका मिडिल आ जाएगा। ठीक है, मिड टर्म क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, तो H किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर A में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत युग्म का चयन करें। रेलवे हो चाहे SSC, पूछा जाता है इस तरह का एक प्रश्न। आपको कई दफ़ा ऑप्शन में शब्द दे देगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो अक्षरों का पेयर दिया गया है कि नहीं।
कई दफ़ा आपको नंबर दे दी जाएंगी, लेकिन करने का तरीका सेम होगा। हमें ये देखना होता है कि जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन के, जो ये लेटर दी गई हैं, इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, है ना, दूसरे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और एक क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि उसका जो रिलेशन है इन तीनों से नहीं बन रहा होगा, तभी तो एक विषम होगा ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है तो देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट दिया तो इतना आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग समझिएगा ध्यान से, अगर आप लोग थोड़ा सा मान लीजिए प्रो लेवल के हैं तो अलग बात है, थोड़ा सा मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ मत करिए। जहाँ भी अल्फ़ाबेट का देना तो वहाँ पे हमेशा प्लेस वैल्यू का गेम होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं प्लेस वैल्यू इनका लिख लेता हूँ। तो वाई का प्लेस वैल्यू आप लोग बोलिएगा 25 होता है, और सी का 3 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, और जेड का कितना होता है तो 26 होता है, और एफ का 6 होता है, बी का 2 होता है, और एफ का 6 होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो y से c हो रहा है, यानी कि 25 से यहाँ पे 3 बन रहा है, तो y और c के बीच में y में कितना ऐड किया गया है तो आपका c बना है +4 ऐड किया गया है, तभी तो y के बाद z, z के बाद a b c, तभी तो बनेगा ना, है ना। पुनः m से q हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 13 से 17 हो रहा है, यानी कि 13 में कितना ऐड किया गया है +4, यानी m में कितना ऐड किया गया है +4 ऐड किया गया है, तो आपका 17 बना है, ठीक है। उसी तरह अगर 26 से 6 हो रहा है, यानी कि z से f हो रहा है, तो कब होगा z से f +6 ऐड करेंगे z में, तब आपका f आएगा, ठीक है। पुनः 2 से 6 हो रहा है, यानी b से f हो रहा है, तो कब होगा 2 से 6, अगर +4 ऐड कर देंगे b में तो f आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों में +4 ऐड करने पे पहले लेटर में दूसरा लेटर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा। ऑप्शन सी में पहले लेटर में +6 ऐड करने पे क्या बन रहा है, दूसरा लेटर बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी विल बी आपका विषम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। आरआरबी एनटीपीसी 7/1/21 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्न अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे रेलवे का, है ना, और बहुत अच्छी होती हैं। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से कंफर्म होता है, कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अप्रोच क्या होता है करने का, और जनरली इसी लैंग्वेज बेस ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे और एसएससी में, जनरली 99% केस में, ठीक है। आपका बैंकिंग जैसा नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे के नहीं पूछेगा, है ना। करने का अप्रोच क्या होना चाहिए कि कई लोग तो इसको ओरली सॉल्व करते हैं। ओरली मैं आपको सलाह नहीं दूंगा करने के लिए, पता है क्यों, क्योंकि कई दफ़ा आप ओरली करते हैं तो गलती होने का चांस होता है ना। लेकिन अगर इसको आप लोग जनरेशन ट्री बना करके करेंगे तो गलत होने का चांस 0% होता है, यानी 9 के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे लैंग्वेज दिया है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला क्या है, प्रदीप कहता है, कोई लड़का प्रदीप है, बोलता है विशाल की माँ, ठीक है। प्रदीप कोई लड़का है, कहता है विशाल की माँ। अब मैं ये बोल सकता हूँ भी से विशाल, देखिए पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, विशाल का नाम पूरा नहीं लिखना है। लड़का है, विशाल की माँ लड़का है, प्लस विशाल की माँ रही होगी तो इसकी माँ बना लेते हैं, विशाल की माँ, ठीक है। लड़की है तो माइनस, विशाल की माँ क्या है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि विशाल की जो माँ है ना, प्रदीप की माँ, यानी कि मेरी माँ, यानी प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। तो यानी कि ये क्या हो गई, इकलौती बेटी किसकी है, इकलौती बेटी हैं प्रदीप की माँ की, यानी ऊपर वाली जो है ये प्रदीप की माँ है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदीप क्या होगा, इसका लड़का होगा। क्या होगा, पी से प्रदीप, प्रदीप क्या होगा, इसका लड़का होगा। अब जाहिर सी बात है, बोला है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, जो ये आपका माइनस बीच वाली है ये क्या है, तो प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। और पी क्या हो गया, आपका प्रदीप हो गया, तो प्रदीप क्या हो गया, उसकी लड़की हो गई, लड़का हो गया ना। तो जाहिर सी बात है कि इस औरत की दो, एक लड़की होगी एक लड़का हो गया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों भाई बन रहे होंगे, यानी कि प्रदीप और विशाल की माँ भाई बन रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। ये जो प्रदीप है ना, ये विशाल का क्या लगता है, तो सिंपल सी बात है, प्रदीप के बहन की लड़का है विशाल, तो सिंपली क्या बोलेगा, विशाल प्रदीप का क्या लगेगा, प्रदीप को क्या बोलेगा, तो मामा ही तो बोलेगा ना। सिंपल सी बात है कि मामा लगेगा आपका कौन,
तो प्रदीप विशाल का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी मामा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मामा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है आमलेट जिस तरह अंडे से संबंधित है उसी तरह धातु क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम प्रश्न आपका 2 नंबर का है। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे आपको क्या दी गई थी, तो अक्षर दिए गए थे और संख्याएं दी गई थी, और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। करने का सेम तरीका, जो भी 2 पेयर के शब्द हैं वो कैसे संबंधित हैं, जैसे आमलेट और अंडा यहाँ पे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक, सेम संबंध को आमलेट अंडा में जो लग रहा होगा वही हम लोग धातु और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो आमलेट और अंडा से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। आप सबको पता होगा कि जो आमलेट होता है ना वो किससे बनता है? आमलेट बनता है किससे बनता है? तो अंडा से बनता है। भैया अंडा से ही तो बनता है ना, जो कच्चा अंडा होता है उसी से तो बनता है ना अंडा। यानी कि आमलेट बनता है कच्चे अंडा से, है ना? बिल्कुल। उसी तरह जो ये धातु है ना, ये किससे बनता है? धातु जो है यह आपका लकड़ी से तो बनता नहीं है, कुल्हाड़ी से तो बनता नहीं है, रबड़ छिर से तो बनता नहीं है, अयस्क से बनता है। किससे बनता है? और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अयस्क से बनता है आपका धातु। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मतलब क्या होता है? अयस्क होता है। अयस्क से ही तो धातु बनता है ना। जिस तरह भैया अंडा से आमलेट बनता है उसी तरह अयस्क से धातु बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होंगी? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर आप लोग क्लॉक अच्छे से पढ़े होंगे तो एक बात आपको बताया जाता है कि जो घड़ी होती है ना, घड़ी में 12 घंटे में, ध्यान से समझिएगा, 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में घड़ी की जो मिनट और घंटे की सुई होती है ना, मिनट और घंटे की जो सुई होती हैं वह एक दूसरे की सुई जो होती है वह एक दूसरे के विपरीत का मतलब बिल्कुल 180 डिग्री में। यानी ये अगर घंटे की सुई है तो ये मिनट की सुई है ना, एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल कितनी बार आती हैं 12 घंटे में? तो 22 बार आती हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो पता होगा। याद रख लीजिएगा कि मिनट और घंटे की जो सुई होती हैं 12 घंटे में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत यानी सीधी होती हैं, विपरीत दिशा में 22 बार 12 घंटे में। तो हमसे 48 घंटे में पूछा है तो 48 घंटे में पूछा है तो अगर 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 22 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 88, यानी कितना आ जाएगा? 88 बार। कितना? 88 बार 48 घंटे में घंटे और मिनट की जो सुई होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? आरआरबी एनटीपीसी 23/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर मैं सर्किल की बात करूं, अगर मैं सिंपली सर्किल की बात करूं, आपका ये जो सर्कल है ना, देखिएगा ध्यान से, सर्कल जो है ना, सर्कल आपका जो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल जो है, सर्कल के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं हैं तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि भैया 2 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, 8 हो गया। यानी कि सर्कल में इतनी संख्याएं हैं, यानी ये सारी संख्याएं सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। बात ध्यान से समझिएगा, है ना? बिल्कुल आप बोलिएगा। लेकिन अगर मैं इसी में संख्या 2 की बात करूं तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो 2 संख्या है ना, यह आपका आयत और वृत्त दोनों में है ना? तो आप लोग ये बोलेंगे सर जो 2 संख्या है ना, यह आयत को भी रिप्रेजेंट करता है और वृत्त को भी करता है। आप लोग यही बोलिएगा ना? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना? तो उसी तरह 4 को अगर हम लोग देखेंगे तो 4 जो है ना, वृत्त, आयत और आपका त्रिभुज, इन तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ना? तीनों में ये शामिल है, आ रहा है। तो हमसे यही पूछा था कि दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? तो 4 एक ऐसी संख्या है, 4 केवल एक ऐसी संख्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन तीनों ज्यामितीय आकृतियों में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद आप किसी को भी देखिए, 5 को भी देखेंगे तो 5 क्या आ रहा है?
आयत में आ रहा है और त्रिभुज में, वृत्त में नहीं आ रहा है। 3 को भी देखेंगे तो 3 जो है वृत्त में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, आयत में नहीं आ रहा है। तो 4 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया है फल, लाल, कमीज। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉमनली सोचने का प्रयास करें, अगर फल और लाल के बीच में कोई संबंध हम निकालने का प्रयास करें, तो आप लोग बोलिएगा, मैं पूछूं कि फल और लाल एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो आप लोग बोलिएगा सर कुछ फल ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, आप लोग बोलिएगा। उसी तरह मैं बोलूँ लाल और कमीज में डियर कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर कुछ कमीज लाल होती हैं, है ना, कुछ कमीज काली भी होती हैं, कुछ कमीज सफ़ेद भी होती हैं, है ना, लेकिन कुछ कमीज ऐसी होंगी जो लाल होंगी, आप लोग बोलिएगा बिल्कुल। तो इतना तो क्लियर हो गया कि लाल जो है ना, ध्यान से समझिएगा, जो लाल है ये क्या है, इन तीनों में कॉमन है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रेड के लिए बना लेते हैं, यानी लाल के लिए, आर से रेड। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ जो फल हैं, जो कुछ फल यानी फ्रूट जो हैं क्या हैं आपके, तो लाल हैं। और उसी तरह जो कुछ लाल हैं क्या हैं आपके, कमीज हैं। क्या है? कमीज। सी से मैं कमीज बना लेता हूँ, क्लोथ, कपड़े। ठीक है, तो होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही कुछ हमारा डायग्राम बनेगा। कुछ जो आपके कमीज हैं लाल हैं, यहाँ देखिए, और कुछ जो फल भी होंगे वो लाल होंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का जो डायग्राम दिया गया है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकल्पों में दिया गया कौन सा घन निम्नांकित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? बेहद ही अच्छा प्रश्न है, डाइस का प्रश्न है। हमेशा मैं इस बात को बताता हूं कि ये जो डाइस दिया गया है ऑप्शन में, यह तो क्या है, एक पूरा परिपूर्ण डाइस है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसी डाइस को खोल दूंगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो इनके ऊपर फलक पे बने हैं ये बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करिए एक डाइस है ना, एक क्या है, डाइस है। अगर मैं इस डाइस को ओपन कर दूंगा ना, तो यह कुछ इस तरह का होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो है डाइस को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर जब हम इसको ओपन कर दिए हैं तो किस फलक के विपरीत क्या आएगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो मैं हमेशा बताता हूं कि देखिए 4 इधर है ना पैरेलल में, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 क्या है आपके, तो 4 वर्ग मान लीजिए। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आप लोग किसी को भी 4 में से किसी किनारे पकड़िए। मैं इस किनारे पकड़ता हूँ फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट को मैंने पकड़ा, उसके बाद दूसरा छोड़ा बीच वाला, तीसरे पे गया, तो पहले का अपोजिट तीसरा हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज का विपरीत जो होगा एक त्रिभुज होगा। ठीक है, उसी तरह पुनः दूसरे पे आया और दूसरे से मैंने चलना शुरू किया, एक छोड़ दिया और चौथे पे आ गया, तीसरा छोड़ दिया चौथे पे आ गया, तो पुनः त्रिभुज का विपरीत क्या आ गया, त्रिभुज आ गया। ध्यान से समझिएगा। और इन 4 वर्ग के जो विपरीत साइड में जो 2 वर्ग होते हैं, उनमें जो उनके फलक पे जो आपके साइन होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी इसका विपरीत ये होता है। हमेशा इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यानी ये वाला जो ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक आपका जो वर्ग ब्लैक वाला आएगा, इसके विपरीत भी क्या आएगा, आपका एक ब्लैक वर्ग आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं होता। एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तब क्वेश्चन पे आते हैं कि जो ये वाला ऊपर वाला वर्ग है ना, यह यहाँ भी हो सकता था। ध्यान से समझिएगा, यह यहाँ भी हो सकता था। ये वाला जो है ना, यह यहाँ भी हो सकता था। फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, एक तरफ नहीं होंगे। और हमेशा ऐसे जब भी ओपन डाइस करेंगे तो 4 वर्ग ऐसे बनेंगे जो एक लाइन में होंगे, एक सीध में होंगे। समझ रहे हैं? इसी को मैं रोटेट कर दूंगा तो ये लगेगा क्या, परपेंडिकुलर लगेगा, 4 परपेंडिकुलर है ना। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब हमसे क्या पूछा था कि कौन सा घन निम्नांकित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ये जो ओपन डाइज है इसका प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, तो त्रिभुज एक फलक पे है, दूसरे फलक पे भी त्रिभुज है, तो एक फलक पे त्रिभुज हो सकता है, दूसरे फलक पे भी त्रिभुज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के अपोजिट में क्या है, त्रिभुज है, और यहाँ भी त्रिभुज के अपोजिट में त्रिभुज है। यानी कि 2 त्रिभुज 2 फलक पे हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो इसके विपरीत भी त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज की बात करूं तो इसके विपरीत भी त्रिभुज होगा, और ये वाला आपका
एक कलर वर्ग है, ब्लैक कलर वर्ग बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपोजिट नीचे क्या होगा आपका कलर ब्लैक वर्ग होगा। तो ये तो हो सकता है, यानी जिसमें दो त्रिभुज होगा जिस फलक पे और एक ब्लैक होगा वो बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी भी हो जाएगा, यहाँ भी दो त्रिभुज एक वर्ग है। सी भी हो सकता है, यहाँ भी दो त्रिभुज एक वर्ग है। और यहाँ डी में देखिए दो ब्लैक दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए सपोज करिए कि हमें पता है कि एक जो वर्ग है ना, ब्लैक वाला वर्ग है ना, इसके विपरीत में क्या है, एक दूसरा क्या है, ब्लैक वर्ग है। तो जब मान लीजिए एक फलक पे यहाँ ब्लैक वर्ग आ गया तो इसके अपोजिट उस साइड में रहा होगा ब्लैक वर्ग ना, इसके एडजेसेंट साइड पे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि जो दो विपरीत फलक के आपके जो साइन होते हैं ना, वह कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते हैं। एडजेसेंट मान लीजिए जब ये एडजेसेंट हो गया तो ये विपरीत कैसे होगा? तो आपका डी क्या है, नहीं बनाया जा सकता। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि भाग्य का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग्य है तो 40 भाग्य 20 इंटू 10 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 5 का मान ज्ञात करें। एसएससी पूछती है इस तरह का प्रश्न, बहुत ही लल्लू सवाल है। इक्वेशन का मान पूछ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो भाग्य है ना, भाग्य का मतलब प्लस है, यानी जो जहाँ जहाँ भाग्य है ना यहाँ प्लस लिखेंगे। और माइनस का अर्थ गुणे है, यानी माइनस की जगह पे यहाँ हम लोग गुणे लगाएंगे। यानी जो जिस साइन के लिए जो बोल रहा है, जिस साइन का मतलब जो बोल रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे लगा करके आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए बोला है 40, भाग्य का अर्थ क्या है, प्लस, तो भाग्य की जगह हम प्लस लगा लेते हैं। माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ माइनस, तो गुणे की जगह माइनस कर लिया। और प्लस का अर्थ भाग्य, तो प्लस की जगह मैंने भाग्य। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 20 माइनस 10 भाग्य 10 इंटू 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, यहाँ क्या आ गया आपका 1 बचा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आ गया। पुनः एक लाइन लिख लेते हैं, 40 प्लस 20 माइनस 5। ठीक है, तो 40 20 कितना हो गया आपका 60 हो गया। और 60 में से 5 निकालेंगे तो 55। अब एक सवाल आपका होगा कि 55, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप लोग ये कहेंगे सर पहले क्यों नहीं आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया? तो आप लोग बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए, BODMAS। ये बोलता है कि पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ऑफ हटाएंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, यानी पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। तो इसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट नहीं था कहीं भी, तो ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद ओ ऑफ भी नहीं है तो वो भी खत्म हो गया। डी आया डिवीजन, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में जहां डिवीजन होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, है ना। डिवीजन मैंने सॉल्व किया तो 10 से 10 कट गया, 1 आया, 1 का 5 में, उसके बाद पुनः मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बॉडमास के रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिवीजन किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वह संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है। देखिए सरल भाषा में क्या कह रहा है, एसएससी भर भर के इस तरह का एक क्वेश्चन पूछती है, भर भर के। आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एमटीएस का भी हुआ है, देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एमटीएस का तो आंसर कि नहीं अभी आया है, लेकिन सीजीएल का आपको पेपर मिल जाएगा, गूगल कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। कह रहा है क्वेश्चन ना कि जैसे कि जो 4 और रेशियो 8 जिस तरह से संबंधित हैं, जिनके बीच में 4 और 8 के बीच में जो लॉजिक लग रहा है, इनके बीच में संबंध जो बन रहा है, वह संबंध किस ऑप्शन की दो संख्याओं में नहीं लग रहा है, हमको उसको चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखने पे हमको पता चल रहा है कि 4 8 है ना, 4 भी सम है, इवन है, 8 भी इवन है, और 8 क्या है तो 4 का गुणज है। आप बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 3 क्या है, ऑड है, विषम है। 9 क्या है, विषम है। 9 तो 3 का गुणज है, लेकिन दोनों विषम है। 4 8 सम था तो ए होगा नहीं। बी की बात करें तो 8 सम है, इवन है, 32 भी इवन है, और 32 8 का गुणज है। बी बिल्कुल संबंधित है 4 8 से। 2 और 2 की बात करें तो 2 भी इवन है, 2 भी इवन है यहाँ पे, और 2 क्या है, 2 का गुणज है ना।
तो ए भी बनेगा और संबंधित है। डी की बात कर लें तो 6 भी इवन है, 18 भी इवन है, यानी सम है, और 18 6 का क्या है, गुणज है, तो आपका डी भी संबंधित है। तो केवल ऑप्शन ए आपका संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें वही बताना था जो संबंधित नहीं है 4 और 8 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।